नमस्कार दोस्तों, द न्यूज लॉन्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सुनामी चली है। ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत के साथ महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन ने भाजपा गठबंधन को बुरी तरह से चुनाव हरा दिया है। लेकिन इन चुनावी नतीजों से अलग भाजपा के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया है, श्रेय लेने का खेल। कौन हारा, कौन जीता, इससे अलग हटकर भाजपा में नया खेल शुरू हो गया है। किसने जिताया और किसकी वजह से चुनाव हारे। और अब बिल्कुल एक नया खेल जो शुरू हो गया है, शाह के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की टीम ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। और अब हकीकत में असली जंग शुरू हो गई है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि टीम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम तमाम चीजें एक एक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। उन तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम कोई भी बात बिना किसी तथ्य, बिना किसी तर्क के आपके सामने नहीं रखते। हम यहां बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की टीम मैदान में उतर गई है और वे साबित करने की कोशिश में लग गई है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव जीते वो योगी आदित्यनाथ की वजह से चुनाव जीते, और झारखंड में जो चुनाव हारे उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। और अमित शाह के द्वारा झारखंड में भेजे गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जिम्मेदार है, जिनको चुनाव सह प्रभारी बनाकर झारखंड में अमित शाह ने भेजा था। एक नया खेल शुरू हो गया है। सीधा सीधा मोर्चा योगी आदित्यनाथ की टीम ने खोल दिया है अमित शाह के खिलाफ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, पहले स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे देखिए, एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित अखबार की खबर है और उसका हेडलाइन जरा देखिए। क्या योगी आदित्यनाथ से पिछड़ गए हेमंत? अमित शाह की रणनीति भी बीजेपी को झारखंड नहीं जिता पाई। हेडलाइन देखिए। और इसी खबर की फोटो आपको दिखाता हूं। उस तस्वीर में क्या लिखा गया है? योगी बने महंत, हेमंत रहे पीछे। ये हेडलाइन अपने आप बताता है कि योगी आदित्यनाथ की टीम जो है वो किस पर हमला कर रही है। और अगर आप इसको नीचे जाकर पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो उससे भी कई चीजें साफ हो जाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और झारखंड में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जान लड़ा दी थी। दोनों ही फायर ब्रांड नेताओं ने जमकर रैलियां की और वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में तो योगी की मेहनत रंग लाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में तो योगी की मेहनत रंग लाई, मगर झारखंड में हेमंत का जादू नहीं चल पाया। यहां अमित शाह की रणनीति भी काम नहीं कर पाई। और जब आप नीचे खबर में जाएंगे तो विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से योगी के नारे ने महाराष्ट्र में तो चुनाव जिता दिया। योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने महाराष्ट्र में तो चुनाव जिता दिया, लेकिन झारखंड में चुनाव योगी आदित्यनाथ की रैलियों की वजह से नहीं हारे, बल्कि वहां पर अमित शाह ने अपना जो व्यक्ति, अपना जो आदमी भेजा था असम के मुख्यमंत्री को, वो झारखंड का चुनाव नहीं जिता पाया। अगर ये सिर्फ खबर होती, अगर ये किसी अखबार की खबर होती, तो इस पर सवाल नहीं उठते। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की टीम ने मोर्चा खोल दिया है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियां की 11, झारखंड में चुनावी रैलियां की 13। अब दोनों राज्यों का आप क्षेत्रफल और विधानसभा सीटों की संख्या देखिए। महाराष्ट्र से ज्यादा रैलियां झारखंड में की। ये मैं रैलियों का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ये भी टीम योगी आदित्यनाथ द्वारा ही मीडिया को बढ़ाया गया है। जो आज से एक दो दिन पहले इसको छपवाया गया था कि कितनी रैलियां की योगी आदित्यनाथ ने, कमाल कर दिया, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीतने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारा देकर इतना जबरदस्त ध्रुवीकरण कर दिया है कि पूरी तरह से जीत मिलने जा रही है। और जब नतीजा आया, एक राज्य हाथ में आया, तो उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को, और जो दूसरा राज्य हाथ में नहीं आया, चुनाव हार गए, तो उस हार का ठीकरा एक दूसरे नेता पर। अगर एक निष्पक्ष विश्लेषण होता, कोई पत्रकार करता, तो इन दोनों तथ्यों को सामने रखता कि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है वो महाराष्ट्र में चल गया, लेकिन झारखंड में नहीं चल पाया। लेकिन यहां टीम योगी आदित्यनाथ क्या कह रही है, क्या वो खबरें आगे बढ़ा रही है कि महाराष्ट्र तो योगी आदित्यनाथ ने जिता दिया, लेकिन झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा और अमित शाह दोनों मिलकर भी झारखंड का चुनाव नहीं जिता पाए।
ये सीधा सीधा मोर्चा अमित शाह के खिलाफ। और हम ये क्यों कह रहे हैं, तमाम तथ्यों और तमाम समीकरणों की बात करते हैं। थोड़ा सा पीछे आपको हम ले चलते हैं। जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो किस तरह से उस समय भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने कितनी रैली की, पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, किस तरह से जहां जाते हैं उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ पड़ती है, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता है। यहां तक कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको बताऊं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जहां जहां योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई, वहां-वहां पहले ही कुछ लोग पहुंच जाते थे और योगी योगी के नारे लगाने लगते थे। और बताते ये हैं, भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता ने बताया कि इस तरह की रैलियों में जब अमित शाह को रिपोर्ट पहुंची कि गुजरात की रैलियों में भी योगी योगी के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे के बजाय, तो वहां से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के संबंधों के बीच में इतनी तल्खी पैदा हो गई कि दोनों ही उसी समय से एक दूसरे को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है, टीम योगी आदित्यनाथ ने एक मोर्चा खोल दिया है अमित शाह के खिलाफ। आखिर इतनी ताकत कहां से आ रही है? देखिए, जब गुजरात का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उस समय जो गुजराती लॉबी थी भाजपा में, वो बड़ी स्ट्रांग थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एकजुट थे, पूरी ताकत के साथ थे। दोनों की एकजुटता और गुजराती लॉबी के मजबूत होने की वजह से न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोर्चा खोल पाया, न योगी आदित्यनाथ मोर्चा खोल पाए। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और भाजपा 240 के आसपास आकर सिमट गई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की हिम्मत बढ़ी, दोनों का हौसला बढ़ा। लेकिन फूक फूक कर कदम रखना था, इसलिए खुलकर बाजी खेलने का उस समय समय नहीं आया था। मोहन भागवत एक कार्यक्रम के लिए गोरखपुर गए, गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं, जहां उनका मठ है और जहां से योगी आदित्यनाथ विधायक भी है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का इलाका माना जाता है। उस समय ये खबरें छन छन कर आई। कुछ लोग कह रहे थे, कई मीडिया हाउसेस ने ये चलाया कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। वहीं कई पत्रकारों का यह मानना था कि दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है। ना तो इसकी पुष्टि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ने की और ना ही इन खबरों का खंडन योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ने किया, क्योंकि दोनों ही नेता उस समय समय का इंतजार कर रहे थे। वो देख रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आगे किस करवट बैठते हैं। लेकिन समय बदला। धीरे धीरे जब नरेंद्र मोदी की कमजोरी सामने आने लगी, गुजरात लॉबी एक तरह से कमजोर होने लगी, तो फिर मथुरा में बैठक हुई। बहुत लंबी बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा पर एक लंबी बैठक हुई। वहां रणनीति तैयार की गई, भविष्य की योजना का खाका तैयार किया गया और उसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ भागे भागे दिल्ली आए। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और जाते ही उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति का प्रोसेस बदलने का फरमान एक तरह से जारी कर दिया। डीजीपी की नियुक्ति का फरमान। यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर अटकी हुई है। बार बार उस प्रोसेस में एक तरह से रोड़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये हमेशा चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी वही बने जो उनका आदमी हो। तो क्या योगी आदित्यनाथ को जो ताकत मिली अमित शाह को धत्ता बताने की, वो ताकत सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली? लोगों का यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज की तारीख में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हो गए हैं। सिर्फ सरकार में ही नहीं, बल्कि संगठन में भी अमित शाह की पकड़ इतनी मजबूत है कि उस पकड़ ने नरेंद्र मोदी के लिए भी कई तरह की समस्याएं, कई तरह की चिंता और दुविधाएं पैदा कर दी है। लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और सूत्र ये हमें बताते हैं कि नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए अब वो सम्मानजनक विदाई चाहते हैं और ये सम्मानजनक विदाई उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, यानी कि नागपुर की सहमति से ही मिल सकता है।
सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तीनों इस मामले पर एक पेज पर आ चुके हैं। यानी तीनों ही नेता अब ये चाहते हैं कि अमित शाह को कमजोर किया जाए, अमित शाह को दरकिनार किया जाए। यहां मैं फिर से एक बात बता दूं आपको दोस्तों, साफ कर दूं कि इन तीनों नेताओं के एक साथ आने का मतलब यह कतई नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, बल्कि इन तीनों के एक साथ आने का मकसद यह है कि संघ ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी का जब प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल खत्म हो या उनकी सम्मानजनक विदाई का कोई फॉर्मूला तैयार हो, कोई रास्ता तैयार हो, तो अगली दावेदारी अमित शाह की ना हो या अमित शाह के किसी व्यक्ति की ना हो, बल्कि वो दावेदारी योगी आदित्यनाथ की भी हो। और योगी आदित्यनाथ को भी ये फॉर्मूला पूरी तरह से सूट करता है, इसलिए वो भी संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी के इस फॉर्मूले से एक तरह से सहमत हो गए हैं। और जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने, इनकी टीम ने, इनके लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए कि किस तरह से एक एक कड़ियां जुड़ रही है। हमने आपको तमाम वो कड़ियां बता दी, तमाम वो जो ओकेजन थे वो बता दिए कि किन ओकेजनों पर क्या क्या हुआ, किन मौकों पर क्या क्या हुआ और कैसे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक साथ आए। अब मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाहूंगा, अगर आप उनको देखेंगे, योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को देखिए। क्यों हम इसको बार बार कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र की जीत को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं और उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री को भी इसका श्रेय दे रहे हैं। अगर पूरे ट्वीट को देखें तो योगी आदित्यनाथ ने जब ये नतीजे आने शुरू हुए तो सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था दोपहर को 2:33 पे, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की बात की थी। उन्होंने क्या लिखा था, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। आगे वो डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास की बात कर रहे हैं। अपना नारा भी उन्होंने सबसे आखिर में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा उन्होंने लिख दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। यानी वो इस जीत का श्रेय, उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में जीत का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, और अपने नारे के साथ ही वो प्रधानमंत्री मोदी के नारे को भी जोड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, उन्होंने 2:45 पर किया, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर किया। क्या लिखा उन्होंने, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा महायुति को मिली ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सुरक्षा, समृद्धि एवं सुशासन पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और यहां भी उन्होंने सबसे आगे, सबसे आखिर में उन्होंने लिखा, एक है तो सेफ है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय, महाराष्ट्र की जीत का श्रेय वो दे रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके नारे को भी कह रहे हैं। और उसके बाद हमने योगी आदित्यनाथ का जो पूरा ट्विटर का जो ट्रेल है, वो हमने पूरा जो ट्वीट उन्होंने किए एक के बाद एक के बाद एक, वो तमाम चीज़ों को हमने देखा। वो उत्तर प्रदेश की जीत की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उनके नेता जो हैं वो मिठाई खिला रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद है। लेकिन झारखंड के नतीजों पर एक भी ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं है, जबकि ये भाजपा की संस्कृति, भाजपा का कल्चर नहीं रहा है। वो जीत के लिए बधाई भी देते हैं, और अगर कहीं हार होती है तो उसका विश्लेषण करने की बात भी कहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने झारखंड पर अपने ट्विटर हैंडल से एक भी ट्वीट नहीं किया, और उनकी टीम उतर गई मैदान में ये प्रसारित करने के लिए, ये प्रचारित करने के लिए कि योगी आदित्यनाथ अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बड़े नेता हो गए हैं, और भविष्य के लिए वो अपनी साफ साफ दावेदारी जता रहे हैं। निश्चित तौर पर अब हम कह सकते हैं कि असली जंग अब शुरू हो गई है, एक दूसरे पर वार और वार का प्रतिवार यानी जवाब, ये लड़ाई शुरू हो गई है, और इसकी शुरुआत टीम योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। तो आने वाले दिनों में भाजपा में घमासान और भी ज्यादा तेज होने की आशंका बिल्कुल तय है, और भी ज्यादा घमासान तेज होगा। भविष्य में पीएम पद की दावेदारी किसकी होगी, इसको लेकर लड़ाई और भी तेज होगी। जब भी जिस तरह की भी डेवलपमेंट होगी, हम लगातार आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।